यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बोले भारत माता की। भूख बहुत लग गई आप लोगों को, लग रहा है मुझे। पेट सबका भारत माता ही भरेगी। लोग एक बार जय बोलो ढंग से। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राज्य स्थापना के 21वें वर्ष के प्रवेश के अवसर पर और दीर्घ काल से जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, आज डोबरा चांठी पुल के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे सहयोगी मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, हमारी टिहरी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, मेरे दूसरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्षा सहकारिता डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवाण जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको सब आप गुड्डू भाई के नाम से पुकारते हैं, ऐसे श्री विजय सिंह पंवार जी, विधायक टिहरी श्री धन सिंह नेगी जी और घनसाली के हमारे विधायक श्री शक्तिलाल शाह जी, हमारे राज्य मंत्री की जिनको दायित्व है ऐसे श्री रोशनलाल सेमवाल जी, अतर सिंह तोमर जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष श्री विनोद रतूड़ी जी, पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष जयेंद्र सेमवाल जी, गोविंद सिंह रावत जी, राजेंद्र सिंह जी, हर्षमणि सेमवाल जी और त्रिलोक सिंह रावत जी, सभी हमारे सहयोगी, मेरे मित्र और जो हमारे जीएमबीएन के उपाध्यक्ष हैं किशन सिंघल जी, संदीप गुप्ता जी और हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, यहां पर उपस्थित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, प्रधानगण, पत्रकार मित्रों और इस क्षेत्र की मेरी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए शायद प्रताप नगर वालों के लिए जितनी खुशी की बात होगी, मेरे लिए भी उससे ज्यादा खुशी और संतुष्टि का यह मौका है, क्योंकि टिहरी बांध के बनने से लेकर इसके खिलाफ जो आंदोलन चले उनसे लेकर के, और जब टिहरी का एक एक घर, एक एक गांव डूब रहा था, उनका मैं साक्षी रहा हूं। और मेरे लिए थोड़ा भावनात्मक भी ये विषय इसलिए है कि मैं जब कंडल गांव डूब रहा था, मैं कंडल गांव में उस दिन था। लोग दिए जलाकर अपनी घर की मुंडेर पर दिए जलाकर रख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका घर, उनके पितरों ने, पुरखों ने जो घर बनाया, जो गांव बसाया, जिन खेतों पर कितनी मेहनत से पहाड़ों में काट कट करके खेत बने होंगे, कितना खून पसीना उन लोगों ने लगाया होगा और कितने वर्ष उन खेतों को बनाने में लगे होंगे। जब उनको डूबते हुए देख रहे थे तो उनका कष्ट इस समझ में आ सकता है। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उस संवेदना को समझ करके, और निश्चित रूप से एक भावुक क्षण होते हैं। मैंने कहा कि मेरे लिए भी भावुक क्षण है। जितनी खुशी आप प्रताप नगर के लोगों के लिए आज है, मेरे लिए भी उससे कोई कम खुशी आज इस पुल के लोकार्पण के समय नहीं हो रही है। उससे अधिक खुशी का मेरे लिए मौका है। मैं प्रताप नगर के लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। मैं क्षमा मांगता हूं लोगों से कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया। ये बांध केवल टिहरी के लिए नहीं है, ये केवल प्रताप नगर के लिए नहीं है, ये बांध देश के लिए इसने ऊर्जा देने का काम किया है। 1000 मेगावाट और फिर अभी 2500 मेगावाट तक इससे बिजली देश को मिलेगी। इससे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हम खेतों को सिंचाई मिल रही है। तमाम जो ऐसा क्षेत्र था जहां पर सूखा था, आज वो हरा भरा हो गया है। वहां की धरती आज सोना उगलने का काम कर रही है। अगर वो सोना उगलवाने में किसी की भूमिका है तो आप सबकी भी उसमें भूमिका है। आपने अपनी भूमिका त्याग किया है, आपने कष्ट सहा है। और इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों को इतना लंबा कष्ट इसके लिए बर्दाश्त करना पड़ा, मैं आज विनम्र भाव से
उन सब से क्षमा प्रार्थी हूं कि इसके निर्माण में देरी हुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने जब हमको आपने मौका दिया तो हमने एक मुश्त 88 करोड़ रुपए देकर के हमने कहा पैसे की कमी राज्य सरकार नहीं होने देगी। 700-800 करोड़ का बजट होता है, उसमें से अगर 88 करोड़ एक जगह के लिए, एक पुल के लिए हमने दिया तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा थी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा थी, जिस पीड़ा से आज ये पुल का लोकार्पण हम कर पा रहे हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, ये बेहद खुशी का मौका है। एक ऐतिहासिक झूला पुल यहां पर बना है, मोटरेबल झूला पुल यहां पर बना है, देश का सबसे लंबा झूला पुल बना है। और इससे केवल प्रतापनगर के लिए सड़क नहीं खुली है, केवल वहां तक के लिए पहुंच मार्ग नहीं बना है, ये विकास का बड़ा भारी द्वार आज इस क्षेत्र के लिए खुला है। बड़ा भारी विकास का द्वार खुला है। हमको किसी को सुविधा महसूस हो रही होगी कि अब हम 50 किलोमीटर कम जाएंगे, अब हम 60 किलोमीटर कम जाएंगे, हम पहले 4 घंटे में पहुंचते थे, अब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं इसको इतना नहीं सोचता, मैं इससे आगे की सोचता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसको ये पुल क्या क्या देने वाला है। आप कल्पना करेंगे, और हो सकता है कि किसी को कल्पना ना हो रही हो, लेकिन मेरे सामने वो भविष्य मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब पर्यटन के लिए क्षेत्र, देश और दुनिया के लोग यहां पर आएंगे। मुझे याद है यहां पर मैंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को यहां पर भेजा। मेरे पास अमेरिका से कुछ होटलियंस आए, उन्होंने कहा साहब हम टेहरी में होटल बनाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई टेहरी आपने देखा है क्या कि आप जो पुल बनाना, वहां पर होटल बनाना चाहते हैं? कि साहब हमने 32 गुल मीटर चालू फिल्म में देखा। अब आप कल्पना करिए, एक फिल्म की शूटिंग हुई, उस शूटिंग ने कहां कहां तक, दुनिया के कोने कोने तक इसको पहुंचाने का काम किया। हमने फिल्म इंडस्ट्री को उत्तराखंड में आमंत्रित किया। हम ये चाहते हैं कि ये इलाका हमारा कभी, अब जब देख रहा था, मैं ऊपर आसमान से इसको देख रहा था, मैंने यहां सड़क से उतरकर चारों तरफ मैंने अपनी दृष्टि दौड़ाई। ये हमारा भविष्य का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन में टिहरी को रखा है। मसूरी सैचुरेट हो चुकी है, धनोल्टी सैचुरेट हो चुकी है, हमारा रानीखेत, हमारा नैनीताल, कौसानी, ये सब सैचुरेशन पर आ चुके हैं। हम नए नए डेस्टिनेशन बना रहे हैं। हमने यहां पर एडवेंचर एकेडमी, हम आईटीबीपी के साथ मिलकर के, उनके साथ हमारा एमओयू साइन हो गया है, वो यहां पर एडवेंचर एकेडमी बना रहे हैं। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स होंगे, यहां पर खेल से संबंधित 42 किलोमीटर की झील पहाड़ों में, और इतनी ऊंचाई पर ये एक ऐसी झील है जो सारी दुनिया को आकर्षित करने की जिसमें ताकत है। और इसलिए बहनों भाइयों, ये मैंने कहा कि आज जो ये रास्ता खुला है, ये रास्ता नहीं, एक विकास का भारी द्वार आज यह इस क्षेत्र के लिए और उत्तराखंड के लिए खुला है। मुझे इसका समर्पण करते हुए, लोकार्पण करते हुए मुझे आज बेहद खुशी हो रही है। राज्य सरकार पिछले 3.5 वर्षों से ईमानदारी के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कर रही है। मैंने अपने प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री बनते ही वायदा किया था कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम धर्म युद्ध की तरह लड़ेंगे। जैसे महाभारत हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, इस महाभारत, इस युग में आज अगर कोई राक्षस है, अगर कोई कौरव है, अगर कोई रावण है, तो ये भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। आज हम उसको एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप सब नौजवानों से, अपने बहनों से, अपने भाइयों से बात कहना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबा संघर्ष करना होगा, और इस भ्रष्टाचार से, इस राज्य से को मुक्त करना होगा। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमने 250 से अधिक लोगों को इस 3 साल में पकड़ा है। उनको हमने जहां उनकी कोठरी होनी चाहिए उस कोठरी में रखने का काम किया है। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग जमानत पर हैं। सारी जिंदगी भर वो उसका दंश, उसका जो दंड है उसको भुगतेंगे। ऐसे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारा भ्रष्टाचार से मुक्त विकास हम इस राज्य को देने में कामयाब होंगे। उसके लिए हमें आपका सदैव, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। आपका आशीर्वाद मिला है तो आज हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य की विकास की हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, हमने कहा था कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करेंगे। 1034 डॉक्टर थे 2017 में, जब हमने मुख्यमंत्री इस राज्य में हमने सरकार संभाली।
1034 डॉक्टर थे, आज 2400 के करीब डॉक्टर हमने किए हैं। कहां 17 साल में 1000 के करीब, कहां आज हम 2500 के करीब डॉक्टर्स आज हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। वहीं 700 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया आजकल चल रही है। 1000 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इस राज्य में 40 लाख गोल्डन कार्ड बने हैं। और अब पहले हमें 173 अस्पतालों में उससे इलाज देते थे, आज 22,000 से अधिक देश के जो अस्पताल हैं, अब जो हमारा अटल उत्तराखंड आयुष्मान कार्ड है, जो गोल्डन कार्ड है, अब केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि इसकी मान्यता पूरे देश में है। जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ गरीबों को देने का काम किया है, आज उन 22,000 अस्पतालों में हम बिना जेब में अगर पैसा नहीं भी है तो हम वहां पर जाकर के 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कर सकते हैं। ये हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की है, एक लंबी उछाल हमने स्वास्थ्य रक्षण के क्षेत्र में डाली है। हमारे प्रदेश में 3 अस्पतालों में आईसीयू थे 2017 में, मात्र 3 अस्पतालों में। आप कल्पना करिए कि किसी को अगर कोई गंभीर समस्या हो गई तो उसको दौड़ना पड़ता था। आज हमारे राज्य में 13 से अधिक 13 जिलों में 13 जिला मुख्यालय नहीं बल्कि अन्य अस्पतालों में भी आज हमारे आईसीयू हैं। आज हमारे वेंटिलेटर की सुविधा है, हमारी पाइप पर आधारित ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने उनमें की है, हमने डॉक्टर्स की भर्ती की है। आज राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उससे मुझे संतुष्टि है, उसमें हमको बहुत आगे काम करना है और इसलिए हम उसमें आईटी का, टेक्नोलॉजी का हम उसमें सहारा ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से, टेलीपैथोलॉजी के माध्यम से हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रयास हमारा आगे है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम कृषि प्रधान हैं, हमें लगभग हर कोई किसान है, छोटा किसान है, लेकिन हम सब लोग खेती करते हैं। हमने कहा था हम अपने किसानों को सस्ते ब्याज दर पर हम अपना लोन देंगे। हमने पहले वर्ष में 1 लाख रुपए तक का ऋण 2% ब्याज पर दिया, 2 रुपया सालाना। आज चाय पीते हैं तो चाय भी 8-10 रुपए की मार्केट में है, हमने साल का 2 रुपया। और अगले वर्ष हमने कहा अच्छा काम करोगे तो हम उसमें भी आपको और छूट देंगे। अगले वर्ष हमने 0% कर दिया, बिना ब्याज का ऋण देना हमने अपने राज्य के किसानों के लिए प्रारंभ किया। हमने उसको फिर 5 लाख तक, जो हमारे समूह हैं, हमारे राज्य में अधिकतर महिला समूह हैं, हम इसलिए महिला समूह की बात करते हैं, हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त अपने समूहों के लिए किया। और तीसरे वर्ष हमने 1 लाख से बढ़ा करके उसको अब 3 लाख कर दिया है। कल हम उसकी लॉन्चिंग, कल परसों 1-2 दिन में धन सिंह जी उसकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं, 1-2 दिन में हम लॉन्चिंग करेंगे। 3 लाख रुपए तक का ऋण हम ब्याज मुक्त देंगे और महिलाओं को, हम समूहों को हम 5 लाख रुपए का ऋण आज हम ब्याज मुक्त दे रहे हैं। अभी हम एक और काम कर रहे हैं कि हमारे जो महिला समूह हैं, ये महिला समूह जो उत्पादन बना रहे हैं, वो कहते हैं मार्केटिंग कहां करें, हम इसको कहां बेचें। हमने 5 लाख रुपए तक का खरीद, उसके लिए सरकार की जो आवश्यकता है, सरकार की जो जरूरत है, 5 लाख रुपए तक का जो समूह है उनसे हमने अपने राज्य के, अपने राजकीय खरीदारी में उनके लिए प्राथमिकता निर्धारित की है कि उनकी मार्केटिंग की भी उनको समस्या ना हो, उनका माल वो बनाए और वो 5 लाख रुपए तक का उसमें सरकार खरीदेगी, उस प्राथमिकता देगी। वो हम बहुत जल्दी उसका प्रारंभ हो जाएगा। हमने रूरल ग्रोथ सेंटर बनाए। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रूरल ग्रोथ सेंटर के माध्यम से हमारी बहनों ने इस बार 6 करोड़ का कारोबार किया। थोड़ा भाई जरा शांत हो जाओ यार। 6 करोड़ का कारोबार हमारी बहनों ने पिछले 7-8 महीने में किया है। उसमें उनको 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हमने पिरूल से बिजली बनाने का काम शुरू किया, पिरूल से बिजली बनाने का काम किया। पिरूल से अभी आग लगती थी, हमने कहा कि अब इससे आग नहीं लगेगी बल्कि हम इससे बिजली बनाएंगे। हमने बिजली बनाने का काम शुरू किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हम रोजगार के इधर उधर भटकते हैं, आप भी इसका कलेक्शन करिए। 3.5 रुपया किलो, यानी कि 1 क्विंटल, ये 350 रुपया मिलेगा। और 2 क्विंटल भी कर लिया, काटना नहीं है, केवल उसको बांध के गट्ठी बना के उसकी लानी है। और 350 रुपया किलो, 350 रुपया क्विंटल हमने पिरूल की सूखी पत्तियों को हम खरीदने का काम हम खरीद रहे हैं। आप जो हमारे नौजवान हैं वो अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसमें रोजगार की असीम संभावना है। इतना चारों तरफ चीड़ की पेड़
बिखरे हुए हैं। 27% फॉरेस्ट, मेरे को एक अनुमान के तहत 27% एरिया ये चीड़ से आच्छादित है। आग लग रही, सर्दियों में भी जंगलों में आग लग रही है, समाचारों में हम पढ़ रहे हैं। हमारे कई बार हमारी मां बहनें आग में जलकर मर जाती हैं। जीव जंतु न जाने कितने मरते हैं, उसकी कोई हिसाब नहीं है। कितने जंगल हमारे, जो पौध नई पौध होती है, वो पौध ऐसे जल करके समाप्त हो जाती है। हमारे जंगल नष्ट हो जाते हैं। हम पिरूल से बिजली बना करके और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उत्तरकाशी में उसके कुछ प्रोजेक्ट लगे, टिहरी में शायद अभी लगा नहीं लगा, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन दूसरा काम हमने सोलर स्वरोजगार योजना, ये मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट 20 किलोवाट के संयंत्र हम लगा सकते हैं। 25% की सब्सिडी है और 4.5 रुपए पर यूनिट ये बिजली हम उनसे खरीदेंगे। यानी कि उनको मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार वो जो बिजली पैदा करेंगे उसको सरकार खरीदेगी और 1 तारीख को उनके अकाउंट में वो पैसा स्वाभाविक रूप से अपने आप चला जाएगा। ये हमारे सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ये हमने रोजगार की व्यवस्था हमने की है। हमने जो जिला योजना है, जिला योजना में भी 40% जो बजट है वो हमने स्वरोजगार योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। आप उस स्वरोजगार की योजनाओं को अपना करके और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, उस आत्मनिर्भर भारत में हम भी सहयोगी हो सकते हैं, मैं भी सहयोगी हो सकता हूं। इस सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए। अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय मुझे बता रही थी कि हमारे पास जो 300 का टारगेट एमएसएमई में है, स्वरोजगार योजना में अलग है, सोलर स्वरोजगार योजना में अलग है, बाइक टैक्सी योजना में अलग है, वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के अंदर जो हमने 30% से 50% तक सब्सिडी मोटर व्हीकल खरीदने के लिए किया है उसमें अलग है। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसे काम हैं जो हम सोच सकते हैं और कर सकते हैं। उन कामों के लिए राज्य सरकार ने ये सारी आपके लिए व्यवस्थाएं की हैं जिनमें 25% तक की सब्सिडी है। एक बात दो बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम कोविड महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। लोग फूल माला पहनाना चाहते हैं, मैं देख रहा था आ भी रहे थे, लेकिन अभी वक्त गया नहीं है, अभी बीमारी गई नहीं है। और ये न मुख्यमंत्री को पहचानती, न दरोगा जी को पहचानती, डंडे से भी नहीं डरती, ये किसी को नहीं पहचानती। ये देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी, हमारे देश के उपराष्ट्रपति को कब्जे में ले लिया और अमेरिका के राष्ट्रपति को इसने अपने कब्जे में ले लिया। ये किसी को नहीं पहचानती। इसके लिए सब बराबर है, गरीब अमीर पहलवान कमजोर आदमी सब इसके लिए बराबर हैं। इस पर बहुत सावधान रहने की अभी जरूरत है। जरा सी लापरवाही हमको इस महामारी के चपेटे में ला सकती है। लगातार देश के प्रधानमंत्री, तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार कह रहे हैं भाई इससे बचिए, भाई इससे बचिए। हम भी बचने की कोशिश करते हैं, हम भी कहते हैं फूल मालाएं बंद करो भाई, बंद करो बंद करो। ये क्या है, ये एक दे दो बस बहुत है। क्योंकि हमारी कुछ ऐसी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा कुछ ऐसी बन गई है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मां बहनों से कहना चाहता हूं कि हम इससे सावधान रहने की जरूरत है। अब सुनने में आ रहा है कि इसका टीका बना है, लेकिन वो कितना प्रभावशाली है, कितने दिन तक उसका असर रहेगा, अभी वो सुनिश्चित नहीं है। कोई कहता 3 महीने तक उसका असर रहेगा, कोई कहता है 6 महीने तक उसका असर रहेगा। हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कि उसका वैक्सीन, हम लोग प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं कि किन को पहले उस वैक्सीन को दिया जाना चाहिए। दुनिया में कुछ देशों ने, हमारे देश ने भी उसमें काफी प्रगति की है। संभावनाएं हैं कि हो सकता है जल्दी वो वैक्सीन हमारे बीच में आए। लेकिन ये वैक्सीन सबको एक साथ नहीं मिल सकता। 130 करोड़ की आबादी भारत देश की है। उत्तराखंड की 1 करोड़ 10 लाख से अधिक की आबादी है। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को एक साथ कोई भी टीका नहीं दे सकता, न कोई बना सकता है। और इसलिए हमको अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बिल्कुल विनम्र भाव से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सावधानी बरतिए।
जहां पर बहुत जरूरी है माला पहनानी पहनाइए, बहुत जरूरी है जहां पर चिपक कर रहने की चिपक के, क्यों जरूरत है भाई चिपक के रहने की, वैसे भी अच्छा नहीं होता। इससे थोड़ा बचकर रहिए। जो हमारे डॉक्टर हमको सलाह दे रहे हैं कि 2 मीटर की दूरी बनाकर रहिए, उसको ज्यादा देर एक कहीं पर अनावश्यक रूप से मत रहिए, इन सब चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। इस सावधानी से हम बचेंगे, इस सावधानी को हम बरतेंगे तो हम बच पाएंगे इस बीमारी से। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। और जो विधायक जी ने यहां पर एक बात कही कि माजफ इंटर कॉलेज के प्रांतीयकरण की, मैं उसके प्रांतीयकरण की घोषणा करता हूं। अंत में आप सबको फिर बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।